सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बेटा आज का चैप्टर होगा सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जहां पे कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, स्मोक एंड ऑयल इन वाटर। सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में बेटा अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट हमारा वो कंपोनेंट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन अभी अभी मैंने बताया आपको, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखो, तीन तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो गैसियस फेज में रहता है। लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस कहे जाते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड फेज वाला होता है। सॉलिड सॉल्यूशंस सॉलिड हमारा सॉल्वेंट रहेगा। बाकी जो चीजें रहेंगी जैसे गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस इन गैस। एग्जांपल होंगे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज, एयर। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर्स इन एयर, ये एग्जांपल्स हैं। सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन सॉलिड जिसको हम अमलगम कहते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड जिनको हम अलॉयज कहते हैं। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से मतलब यह है कि इन टर्म्स की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पहली टर्म है मास परसेंटेज जिसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट हमारा रहेगा वो कितना अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स वेट ऑफ द सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये ग्राम में रहेगा इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज हम देख रहे हैं। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि यहां पे सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको हम कहते हैं। इसमें सॉल्यूट का वेट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में देखा जाता है। फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां जो वेट है वो ग्राम में और जो वॉल्यूम है वो ml में रहते हैं। इसके बाद टर्म है पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम ppm कहते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा वहां यूज होती है जहां सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ppm को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पर मिलियन देख रहे हैं ना, तो 10 टू द पावर 6 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो उस कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखने होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा इस तरह से लिखते हैं ये। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सपोज x1 है, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x2 है, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को सम करें, ये आगे यूज भी होगा, तो x1 प्लस x2 इक्वल्स
1, ये मोल फ्रैक्शन हमारा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा जो फॉर्मूला मोलैरिटी का होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां लीटर में हमने लिया है, ठीक है। अगर इसको हम ml में लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी अगर देखें तो मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया गया है, यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेंगे। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर वेट को ग्राम में लेना है तो फिर यहां पे फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन से, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये हमारा मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, solubility of a substance is the maximum amount of the substance that can be dissolved in a fixed amount of solvent at a particular temperature। अब solubility के बारे में कहा जाता है कि like dissolves like, जो जिस तरह का solute होता है वो उसी तरह के solvent में dissolve होता है। यानी कि जो solubility है बेटा वो nature of solute and nature of solvent पे depend करती है। जब दोनों components के nature same हो जाएंगे बॉन्डिंग के बेसिस पे, तो वहां पे वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी शो करेगा। अब यहां पे कुछ चीजें हमने ली, जैसे यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड हमें देखना है। तो जनरली जो भी हमारे पास गैसेज होती हैं वो वाटर में और दूसरे सॉल्वेंट्स में जनरली डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी का एक्सटेंट होता है वो हर एक गैस का हर एक लिक्विड के अंदर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सॉफ्ट ड्रिंक हमने लिया एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। यहां वाटर का एग्जांपल है, वाटर भी बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, ठीक है। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को इन लिक्विड्स अफेक्ट करते हैं? तो बेटा एक तो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि नेचर ऑफ द गैस, और दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। जनरली गैस के केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम देखते हैं, तो दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसी केस में हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। और इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, एंड X जिसको हम क्या कहते हैं? काई कहते हैं। यहां सिंपलिसिटी के लिए हमने X उसको प्रोनाउंस किया है, तो X हमारा मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, P इक्वल्स KH KH बेटा यहां पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है। हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है। इन द फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, दूसरा एप्लीकेशन इन द डीप सी डाइविंग, थर्ड एप्लीकेशन फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हेनरीज लॉ के बाद बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ बेटा बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ा जाता है, जहां पे दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं। तो राउल्ट्स लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें और उसमें पहले कंपोनेंट को 1 से और दूसरे कंपोनेंट को 2 से रिप्रेजेंट करें, तो फॉर कंपोनेंट 1 P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, जहां पे P1 कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर है, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है। तो ये हो जाएगा P1 इक्वल्स P1 नॉट X1, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे P1 नॉट उस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अगर इसी तरह से हम वहां पे कंपोनेंट 2 के लिए बात करें तो बेटा P2 इक्वल्स P2 नॉट X2 होगा। यहां पे P2 कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर है, P2 नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, एंड X2 उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो P टोटल बेटा होता है वो दोनों
कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उन सब के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो पी टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2 हो जाएगा। अगर यहां पे इस इक्वेशन को नंबर 1 और इस इक्वेशन को नंबर 2 कहें तो हम देखेंगे कि P1 की जगह P1 नॉट x1, P2 की जगह P2 नॉट x2 को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहां पे ये हमारा हुआ मोल फ्रैक्शन से आया। ठीक है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो यहां पे x1 अगर हम देखेंगे तो x1 आएगा 1 माइनस x2, तो P1 नॉट इंटू में 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। तो बेटा P टोटल हमारा आ जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू में x2। राउल्स लॉ हमने पढ़ा, तो बेसिकली बेटा राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। किस तरह से? अगर हम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो ये इक्वेशन आती है। अगर हम हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा ये इक्वेशन आती है, लेकिन दोनों इक्वेशन कहती एक ही बात को है। यहां जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां भी पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पे जो राउल्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, राउल्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। बस केवल यहां पे जो बदला है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पे बदला है, यहां पे P1 नॉट है और यहां पे KH है। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। एग्जांपल होते हैं नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। बेटा ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलुइन, ये कुछ आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक वो सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे वो सॉल्यूशन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, in a non-ideal solution with positive deviation, the partial pressure of each component is greater than the vapor pressure as expected according to Raoult's law। क्योंकि Raoult's law को ये ओबे नहीं करते, तो यहां पे जो चीजें बनेंगी वो देखो इस तरह से बनेंगी, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन यहां पे सॉल्यूशन हमारा शो कर रहा है। तो P1 ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2। तो P टोटल भी बेटा P1 और P2 के सम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे P1 और P2 की वैल्यू रखेंगे तो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, जो ये सम होगा, जो टोटल होगा, ये जो होगा वो P टोटल इस सम से ज्यादा होगा। अब जब हम पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन देखते हैं तो यहां पे देखते हैं कि जो वॉल्यूम चेंज होता है ग्रेटर देन 0 होता है, जो हीट चेंज होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहां पे आप मान के चलो कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, जो पहला कंपोनेंट है उसको हम A बोलते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको B बोलते हैं। यहां पे जो A कंपोनेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंपोनेंट B है वहां पे जो इंटरेक्शन है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच वो BB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इनका सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होगा वो A-B इंटरेक्शन होगा, ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है। तो यहां पे A और B के बीच जो इंटरेक्शन है, A और B के बीच जो इंटरेक्शन है वो हमेशा AA और BB के इंटरेक्शन से कम होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एसीटोन और इथेनॉल। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब एसीटोन को उसके अंदर मिक्स करते हैं तो एसीटोन इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से एसीटोन और इथेनॉल के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो पहले जो इंटरेक्शन थे, प्रायर जो इंटरेक्शन से, उससे कम हो जाता है। सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब यहां पे अगर ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ में बेटा ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये मैं यहां पे दिखा देता हूं एक बार। तो ये जो लाइंस हैं ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करती हैं। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में P1 लेस देन P1 नॉट x1 होता है, P2 लेस देन P2 नॉट x2 होता है। तो जो P टोटल होगा वो लेस देन P1 प्लस P2 होगा। यहां पे अगर बात करें वॉल्यूम चेंज और हीट चेंज की, तो बेटा लेस देन 0 दोनों। क्यों होगा?
क्योंकि यहां पे ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो हमेशा जो ए और बी के बीच इंटरेक्शन है उससे हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पे जो हीट चेंज होता है वो नेगेटिव आता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मीथेनॉल एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, वाटर नाइट्रिक एसिड है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब मिक्स किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पहले इंटरेक्शन थे उनसे इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है। अभी बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इनको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे यहां पे होती हैं। एक रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन शॉर्ट इसको RLVP कहा जाता है। When a non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure is lowered. जब भी किसी non-volatile solute को किसी volatile solvent के अंदर हम ऐड करते हैं तो वो non-volatile solute solvent के vapor pressure को कम कर देता है। इसका रीजन ये होता है कि सरफेस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, volatile solvent के, वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर कम होके आता है, जिसको हम कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट यहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P1 यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर निकालने के लिए P1 नॉट माइनस P1 को डेल्टा P से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पे P1 नॉट माइनस P1 ओवर डेल्टा P इक्वल्स X2। X2 सेकेंड कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। अगर इसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं तो N2 ओवर N1 प्लस N2। अब यहां पे N1 और N2 जो है, N1 सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, N2 सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट, क्योंकि हम डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो जो N2 है वो N1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो यहां पे N2 को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ये नेग्लेक्ट करने के बाद N2 बाई N1 आ गया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो N2 को लिखेंगे W2 बाई M2 और N1 को लिखेंगे M1 बाई W1। ठीक है, इसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज अ लॉवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो यहां पे जो TF नॉट है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर हम डिफरेंस देखें कितना डिप्रेस हुआ, तो डेल्टा TF इक्वल्स TF नॉट माइनस TF होगा। ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो डेल्टा TF है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। M रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू M। M मैंने बताया आपको मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो KF है यहां पे, इसको हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जो मोलैलिटी होती है बेटा, उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, N2 by W1 into 1000, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब इस चीज को यहां पे देखो, यहां हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास फॉर्मूला बना डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो यहां पे डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां पे डिफरेंस देखेंगे जिसको हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इक्वल्स TB माइनस TB नॉट, ये ज्यादा है ये कम है। और यहां भी देखते हैं हम कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, M मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू M। KB यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां M को वापस फिर वही वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जिस एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे देखेंगे, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। देखो एसपीएम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एसपीएम से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं होते। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या जाता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते हैं। तो यहां से इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस फ्लो को रोक सकते हैं, जो हमने पाई अप्लाई किया है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल्स सी आर टी, तो पाई इक्वल्स N2/V इंटू आर टी। और यहां पे देखो C जो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, पिछले वाले केस में स्मॉल m से यूज कर रहे थे, वो मोलैरिटी था। R आइडियल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मोलैरिटी को N2/V लिख सकते हैं, ठीक है, और पाई इक्वल W2/M2 इंटू V इंटू आर टी। अब यहां V जो आपका रहेगा ये बेटा लीटर में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। The direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution. अगर हम सॉल्यूशन साइड ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो जो ऑस्मोसिस को हमने स्टॉप किया था, जस्ट स्टॉप किया था, उसको क्या कर सकते हैं हम? रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। That is now the pure solvent flows out of the solution through the SPM. This phenomenon is called reverse osmosis। और reverse osmosis का जो application है इसको हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर के लिए। यहाँ पे बेटा सॉल्ट वाटर है, यहाँ आपका कंटेनर खाली है, ये एसपीएम आपका लगा हुआ है। जब प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो यहां से यहां पास हो जाएंगे और आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। दिस इज the application of reverse osmosis. Isotonic solutions, hypotonic solutions and hypertonic solutions। देखो isotonic solutions वो solutions होते हैं जिन दो solutions की concentration, that is जब concentration same है तो osmotic pressure भी same होगा। इन दोनों solution का, जिन दो solutions का osmotic pressure same रहता है उनको हम isotonic solution कहते हैं। hypotonic solution कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है। दो सॉल्यूशन में कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन को समझना है। कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूट होते हैं जब हम उनको किसी लिक्विड के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो या तो एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट का मतलब है उसके दो या तीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और वो एक की तरह बिहेव करते हैं। डिसोसिएशन का मतलब यह है कि कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा और वहां पे वो एक जो टूटेगा वो दो या तीन की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन के केस में ये हमारे पास बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, जब इनको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, ठीक है। यहां दो मॉलिक्यूल थे लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद दो का एक बन जाता है। यहां अगर देखें तो ये एसिटिक एसिड है, जब इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है, वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। यानी कि यहां एक पार्टिकल था, एक मॉलिक्यूल था, यहां दो हो जाते हैं, ठीक है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या करती है? मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसी वजह से बेटा ये जो एसोसिएशन है, डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्चुअल नहीं आ पाता। अब अगर
इस चीज को हमने देखना हो कि मॉलिक्यूलर मास जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है वो कितना इंपैक्ट उस पे डालता है मॉलिक्यूलर मास पे। तो इसके लिए एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन देखने के लिए एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये आई निकालने का, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है। अब देखो यहां पे, अगर देखो जो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में हम देखें तो आई हो जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा यहां पे हम देखते हैं कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हुआ होगा। और अगर आई की वैल्यू, ये स्मॉल आई है, आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो सॉल्यूट हमारा एसोसिएट हुआ होगा। तो जब आई हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिर किस तरह से लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में आई इंट्रोड्यूस करते हैं, एलिवेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई इंट्रोड्यूस करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आई इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो अगर आपका जो सॉल्यूट है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ये वाले फॉर्मूले यूज करने होते हैं। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के 2025 ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। व्हाई द वेपर प्रेशर, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो पहले राउल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। देखिए राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये सपोज हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक सॉल्यूशन मतलब एक कंपोनेंट को ए से, दूसरे कंपोनेंट को बी से, ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे सॉल्यूशन के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, क्या हो जाएगा। दूसरा जो पीबी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हम लिखते हैं PA इक्वल्स PA नॉट XA, और यहां पे लिखेंगे PB इक्वल्स PB नॉट XB। ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर हम P टोटल यहां पे देखते हैं तो ये आ जाता हमारा PA प्लस PB। ये आगे की बातें हैं, बाकी इतना लिख देंगे आंसर में तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। दूसरा जो पोजीशन है इसका, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। देखो बेटा होता क्या है कि जो सरफेस होता है, सरफेस पे अभी प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल ये एस्केप हो रहे हैं। ग्लूकोज अगर वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो कुछ सरफेस एरिया को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी ऑक्यूपाई करते हैं। ग्लूकोज होता है नॉन वॉलेटाइल, तो उसकी वजह से कम वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो पाते हैं, और इसी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिफाइन एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब एजियोट्रॉप्स बेटा ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जब उनको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो जो उनका वेपर फेज का कंपोजिशन और जो उनका लिक्विड फेज का कंपोजिशन है वो सेम रहता है, ठीक है। ये तो हुई बात एजियोट्रॉप्स की।
Azeotrophs are binary liquid mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. Composition change नहीं होगा. इसके बाद ये पूछता है what type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law. तो देखिए अगर वो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा. ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या बनाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है. एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है 60% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर और 32% वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ, है ना. देखो हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना. तो स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ द गैस. कैसे होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. तो P इक्वल्स KH इंटू एक्स हो गया. एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, और यहां पे जो बेटा KH है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है. ये हुआ स्टेटमेंट. इसके आगे पूछता है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर. क्या होता है वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन की जो का जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो बेटा कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर जितना डाउन होगा गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, ये जानता ना आप बात. तो वार्म वाटर में जब वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो उतना कंफर्टेबल वहां पे नहीं रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन उनको कम मिलेगी. ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन temperature, hence the aquatic species are more comfortable in cold water than in warm water. ठीक है, क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2. ये न्यूमेरिकल है. देखो सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल. टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है. ठीक है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट हुआ. KH कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो देखो अभी हेनरीज लॉ पढ़ के आए हम, तो क्या कहते हैं हेनरीज लॉ? P इक्वल्स KH इंटू एक्स. अभी यहां पे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो PCO2 इक्वल्स KH इंटू XCO2. अब हमने क्या चाहिए? हमने चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्यों? क्योंकि बेटा हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं. अब PCO2 कितने? PCO2 है बेटा आपका ये. ठीक है, और KH कितने? 1.67 इंटू 10⁸ हो गया. तो जब XCO2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा वो आएगा 1.515 इंटू 10⁻⁻3. ये आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आगे चलते हैं. मोल फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस तरह से NCO2 ओवर NH2O प्लस NCO2. अब यहां पे जो NCO2 है इसको NH2O यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, जो वाटर हमारा प्रेजेंट है, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वजह से. समझ गए? तो यहां पे क्या होगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा XCO2 इक्वल्स NCO2 ओवर NH2. अब ये बात समझ गए हो ना, XCO2 हम किसको कह रहे हैं, NCO2 किसको कह रहे हैं, NH2O किसको कह रहे हैं. XCO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहां से हमने क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो NCO2 इक्वल्स यहां कैलकुलेट कर लेंगे. अब यहां पे N वाटर हमें चाहिए, तो N वाटर बेटा देखो यहां निकाल के दिखाया है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 27.78 ग्राम पर मोल.
वॉल्यूम 500 ml था, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वेट भी उसका 500 ग्राम ही हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो बेटा आपके आ गए 0.042 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हुआ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हेनरीज लॉ पे। इसके बाद पूछा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 24.8 mmHg। ठीक है, कैलकुलेट द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विच फ्रीजेज एट -0.3 डिग्री सेल्सियस KF फॉर वाटर। ये गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इन। ठीक है बेटा, अब देखो आप, तो हमारे पास देखो लॉवरिंग दी हुई है ना वेपर प्रेशर में, और उस सॉल्यूशन का हमने क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो यहां पे डेल्टा TF एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो क्यों लगाया हमने, डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा TF की वैल्यू 0.3 आ गई, ये देखो यहां पे KF गिवन है, ये सब कुछ हमने यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। W2/M2 इंटू W1 इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये एज इट इज वैल्यू को हम आगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें P0 कितना गिवन है भाई, P0 गिवन है बेटा हमें 24.8 mmHg। अब दूसरे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक ही क्वेश्चन में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ ली है। डेल्टा P ओवर P0 इक्वल्स x2। ठीक है, समझ आई बात, ये होता है। अब यहां पे x2 को हम n2 ओवर n1 प्लस n2 लिखेंगे। अब यहां पे जो n1 और n2 है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो n2 बहुत कम होता है n1 से, नेग्लेक्ट कर देंगे n2 को, तो यहां पे n2 बाई n1 रह गया, और n2 बाई n1 को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये वाली चीज आएगी, ध्यान दो आप। n2 हो गया W2 बाई M1, n2 हो गया W1 बाई M1, ऊपर चला जाएगा वो। तो डेल्टा P इक्वल्स क्या बन गया बेटा, W2 ओवर M2 इंटू W1, ये देखो ये ले लिया यहां से, ठीक है, इंटू M1, और ये P10 यहां से आ गया। तो डेल्टा P क्या आया आपका 0.3 ओवर 1.8 इंटू 1000, ये यहां से ले आए। M1 18 है और P0 24.8 गिवन है। जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा P हमारा आएगा 0.072 mmHg। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था कि जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग हुई है वो कितनी है, समझ गए। इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है और वहां पे डेल्टा P आपका निकाला है। क्लियर हुई बात। गिव रीजंस, अभी इस तरह के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर, सॉरी, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। अब क्या होता है बेटा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनो बात, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लिक्विड का, है ना, तो वहां पे क्या होगा, जो कुकिंग है वो आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इट इज सो बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द कुकर इज हाई, एज वेरी लेस स्टीम गोज आउट। हायर द प्रेशर, ये बात समझो आप, हायर द प्रेशर हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, हैंस द कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर। समझ गए। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये कहता है ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, समझना आप ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। दो लिक्विड को मिक्स किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम, लेस देन 0 हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो भाई नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा V लेस देन 0 है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछता आपसे, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड्स एक्स एंड वाई। जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसमें किस तरह का प्रोसेस होगा, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जो
डेल्टा एच लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो एक्जोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एक्जोथर्मिक होते हैं। तो वहां पे जो प्रोसेस में ना हीट इवॉल्व होगी, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, प्रोसेस आपका कैसा हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल। फिर देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है इस सॉल्यूशन का। वहां पे क्या दिया हुआ, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। यहां भी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करवाएगा, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पूछ रहा है, देख लो। मोलल कांस्टेंट फॉर वाटर केएफ और केबी की वैल्यू यहां पे गिवन है आपको। ठीक है जी, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट वाली बात करते हैं। तो जो टीबी है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी से रिप्रेजेंट करते ना। तो टीबी कितना गिवन है, ये हो गया हमारा। डेल्टा टीबी कितना हो गया अभी, ये, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने ये निकाल ली, आ गया। इसके बाद M2 कितना गिवन है, 180 ग्राम पर मोल। KF KB जो वैल्यू गिवन है वो लिख दी हमने यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी देखो ये रहा, KB इंटू एम। डेल्टा टीबी 0.20, KB 0.512, M यहां से कैलकुलेट करना है। तो जो M की वैल्यू है ये आ गई 0.39। अब ये तो हुई बॉइलिंग पॉइंट वाला, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है। इस M की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो डेल्टा TF क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा उसने जो पूछा है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, समझ आई बात। तो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू एम। यहां KF की वैल्यू 1.86, M की वैल्यू यहां से लेके आए, देखो ये वाली है ना 0.39। तो डेल्टा TF कितना आ गया 0.725। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल TF नॉट माइनस TF। TF वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF कितना आ गया भाई, TF यहां से आएगा तो 0.725। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होगा, डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां पे आए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन, एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं है। ठीक है, अलग अलग सेट में पूरा चैप्टर कवर कर दिया। आपका राउल्स लॉ भी आ गया, आपका हेनरीज लॉ भी आ गया, आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है ना, रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब आ गया। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, समझ लो आप। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी कौन सा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट की तरफ क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट साइड क्या होता है, फ्लो होता है। इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये वाली जो बात है ना ये इंपॉर्टेंट है, समझो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीड इधर लो और हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक तो ये बात है, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे काम नहीं होता, इसलिए ये बहुत बढ़िया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां पे वैल्यूज सही आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या रीजन है, वैल्यू ऑफ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी स्मॉल, सब में डिफरेंस लिए जाते हैं, डेल्टा P, डेल्टा TF, डेल्टा TB, लेकिन यहां पे क्या है ना पूरी वैल्यू निकलती है पाई। तो इसलिए भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है ना वहां पे एरर आने के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं ना, बड़ी वैल्यू में एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। अब डेल्टा TB की अगर बात करें तो वहां पे क्या होगा, जो ये कोई भी कंपाउंड है, स्पेशली मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वो स्टेबल नहीं होते। दैट्स वाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज प्रीफर्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स।
आगे बात समझ में। इसके बाद एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें वेंट ऑफ फैक्टर यूज किया है। इस पूरी वीडियो में आपका ये मान लो कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करेंगे तो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH was made and its smaller mass from the measurement of osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस was found to be 25 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। NaOH का सॉल्यूशन बनाया, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का हमने चेक किया कितना, सॉरी, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने मोलर मास चेक किया, वो आया 25 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH कितना परसेंट डिजोल्व होता है या कितना परसेंट डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको बताना है। देखो NaOH का मोलर मास निकाला भाई, सबसे पहले NaOH का क्या निकाला, मोलर मास निकाला, ये आ गया 40। नॉर्मल मोलर मास जो एक्चुअल होता है, एबनॉर्मल यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना आया 25। ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। कितना कितना 40/25, सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ गया, ये आ गई आई की वैल्यू। अब आई क्या ना ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब NaOH डिसोसिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता भी है, लेकिन आई की वैल्यू भी ये बात प्रूव करती है। NaOH किस तरह डिसोसिएट हो रहा है बेटा, देखो इस तरह डिसोसिएट होता है, तो यहां पे 1 0 0 इनिशियली, उसके बाद अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो आई आ गया आई इक्वल्स 1 प्लस अल्फा ओवर 1। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा यहां से हमने ना ये अल्फा को कैलकुलेट करना है, तो अल्फा आ गया हमारा 0.6। परसेंटेज डिसोसिएशन में क्या करते हैं, जो अल्फा की वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब NaOH का सॉल्यूशन जब हमने बनाया है तो वहां पे वो 60% डिसोसिएट हुआ है। ठीक, ये पूरा चैप्टर सॉल्यूशन, और मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन यहां पे है ना, उन क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आपका कवर हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सारे कर लो आप।